हेलो दोस्तों, बीपीएससी फाइटर्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी का वीडियो लाया हूं, ठीक ना। ये ज्योग्राफी का वीडियो मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा वो जान लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ज्योग्राफी में मेनली 3 पार्ट है हमको जो पढ़ना है बीपीएससी पीटी के लिए। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, एक रीजनल ज्योग्राफी पढ़ना और इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसमें 3 पार्ट हैं, लिथोस्फेयर स्थलमंडल, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर। तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। फिर है रीजनल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय भूगोल, मतलब कि एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस जितने भी महादेश है सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जो है ना स्टडी करेंगे। और एक इंडिया का ज्योग्राफी तो होगा ही, पढ़ना ही है, इसे क्वेश्चन तो पूछता है। तो इसमें ज्योग्राफी में जो सब मिला के जो 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जो बीपीएससी जो भी पूछता है, हम कोशिश करेंगे कि लगभग 4 घंटे के वीडियो में सारा चीज़ मैं कवर कर दूं। और ये वीडियो मेरा 3 पार्ट में आएगा। आज का जो वीडियो है ये सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी का है, जिसमें सारे तीनों सेगमेंट का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो आपका फैक्ट है वो याद करवाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन का मेरा वीडियो है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे समय की कमी है। नहीं तो अगर ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो तो उसको पढ़ने में 2 महीना लग जाता है अगर अच्छे से पढ़ा जाए। लेकिन ये मैं सिर्फ समझिए कि आपको 3-4 घंटे में पूरा वीडियो रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसी से डिस्कस करूँगा। डिटेल में नहीं जाऊँगा, कॉन्सेप्ट उतना नहीं बता पाऊँगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी मैं यह वीडियो में बताऊँगा वो आपके पीटी के लिए 100% क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और ये मेरा 5-6 साल का क्या कहता है एक्सपीरियंस कहता है। और मैं इसका आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी दे दूँगा जहाँ तक संभव होगा। और इस वीडियो को बनाने में या पढ़ाने में कुछ आपका मैं अपना हैंड रिटन नोट्स यूज करूँगा, या कुछ मेरे पास बुक्स है, या मैं एटलस मैप का यूज़ करूँगा, ये सब चीज़ का, या मैं महेश कुमार बनवाल के बुक का क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा। अगर आप लोग, और एक ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने वक्त आप आराम से अपने पास एक एटलस रख लीजिएगा। अगर हो सके तो महेश कुमार बनवाल का बुक या कोई एक बुक रख लीजिएगा, ताकि अगर जो मैं पॉइंट बताऊँ आप उस एरिया को एक बार देख सकते हैं। और मैप तो ज़रूर रखिएगा। तो इसको आप वीडियो देखिए और इसका जो है ना अच्छे से इसका यूज़ कीजिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर बोल रहा हूँ रिवीजन के पर्पज़ से है, ठीक ना। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, नीचे लिंक दे दिया गया है। और पीछे जितना वीडियो में हिस्ट्री का, साइंस का, करंट जितना वीडियो बनाया हूँ, कृपया करके आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इतना बात आप ध्यान में रखिए। चलिए आइए हम अब ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए, थोड़ा सा मैं हल्का सा मैं बेसिक बताऊँ, बहुत कम टाइम लूँगा आप लोग का। देखिए, एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब इसको बोलते हैं भूआकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी के सरफेस पे जो भी स्थल का स्वरूप है, जो भी रिलीफ है, उसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और पृथ्वी के इस पर क्या क्या है, कहीं सबसे ऊंचा पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। और मैदान के बाद आपका देखिए पूरा का पूरा महाद्वीप मंग तट है, फिर कहीं ये समुद्र का इलाका हो गया, फिर ढाल होगा, फिर यहीं कहीं कटक होगा, कहीं भ्रंश घाटी हो जाएगा। ये सारा हमारे पृथ्वी का क्या डिफरेंट स्थल का रूप है। और इसी स्थल रूपों का हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये आपका है स्थल मंडल का पार्ट। तो सबसे पहले पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, अगर ये पूरा अर्थ मान लीजिए तो अर्थ का 3 लेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, तीसरा क्या है, कोर है, पूछेगा ये। और क्रस्ट जो है ना सियाल से बना हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। मेंटल जो है सिलिका और मैग्नीशियम से, सीमा से बना, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और कोर जो है ये निकल और फेरस, मतलब कि निकल, Na मतलब निकल, Fe मतलब फिर तो लोहा से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। आप ये ध्यान में रखेंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसको जानने का 2 स्रोत है। एक तो अप्रत्यक्ष स्रोत है, जैसे कि तापमान नीचे जाने पर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये सब चीज़ है। लेकिन जो अपना जो डायरेक्ट जो सोर्स है, जो प्रत्यक्ष सोर्स है, वो आपका है भूकंप और ज्वालामुखी। तो देखिए, जब भी कभी भूकंप या ज्वालामुखी जब आती है, उसी के आधार पे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बेहतर ढंग से जान पाते हैं कि नीचे सॉलिड है कि लिक्विड है कि क्या है। तो आइए सबसे पहले, जब भी कभी भूकंप आती है तो भूकंप में कुछ तरंगें निकलती है, उस तरंगों के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जान। भूकंप तरंगें, सिस्मिक वेव 3 टाइप का होता है। पहला एक तो होता है प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें,
द्वितीयक तरंग है, सेकेंडरी वेव, और एक होता है सरफेस वेव या सतही तरंग है। देखिए तीनों में डिफरेंट आपको जानना है। देखिए प्राइमरी वेव जो होता है ये एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुदैर्ध्य मतलब क्या, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी कभी भूकंप क्रिएट होती है तो सबसे पहले एक भूकंप का मूल होता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक फोकस। और जब पहली बार जो परपेंडिकुलर पृथ्वी के सतह पर जहाँ टकराती है ये तरंगें, उसको बोलते हैं इपी सेंटर या अधिकेंद्र। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ टकराती है पृथ्वी के सतह पे उसको इपी सेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। और भूकंप की जो उत्पत्ति होती है तरंग के रूप में होती है, वेव के रूप में होती है, उसी को हम बोलते हैं सिस्मिक वेग या भूकंप तरंगें। और देखिए जब ये तरंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो भी पार्टिकल्स इस अर्थ में, क्रस्ट में, मेंटल में है, उसमें क्या होगा, कणों का कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। और जब कणों का कंपन होगा तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो ये दो तरह के दिशा में हो सकता है। जो कणों का जो दिशा होगा दो हो सकता है। एक तरंगों की दिशा के पैरेलल, जो कण का जो कंपन होगा, पार्टिकल का जो कंपन होगा तरंगों की दिशा के पैरेलल होगा। और एक होगा कणों का जो कंपन होगा तरंगों के दिशा के लंबवत होगा। ध्यान रखिए जब कणों का कंपन, जो पार्टिकल का जो कंपन जब तरंग वेव के होगा परपेंडिकुलर, उसको अनुप्रस्थ तरंग या इसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए ये आपका तरंग जा रहा है, भूकंप तरंग जा रहा है, और जो कण जो है ना परपेंडिकुलर ऊपर नीचे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। और जब पैरेलल करे, देखिए ये आपका तरंग जा रहा है और ये कण जो है ना पैरेलल गति कर रहा है, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग या इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो यहाँ देखिए जो अभी आपको मैंने बताया कि जो प्राथमिक वेव जो होता है आपका ये प्राथमिक वेव जो है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपका ध्वनि तरंग के समान होता है और इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। तीव्रता सबसे कम और गति सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये जो प्राथमिक तरंगें हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में चल सकता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीयक तरंगे को अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ये लंबवत गति करता है, प्रकाश तरंग की भांति गति करता है, क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसकी तीव्रता p से अधिक होता है लेकिन गति p से कम थोड़ा सा होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड माध्यम में चलता है, ठोस माध्यम में। अगला है सतही, ये तरंग ये सरफेस पे आ जाता है, इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों का मिक्सचर है, इसलिए बहुत विनाशकारी होता है। और ये सतह के समीप चलता है, तीव्रता सबसे अधिक और गति सबसे कम। और गति सबसे कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही विनाशकारी होगा, इसलिए यही तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हो गया भूकंप तरंगों के प्रकार। यहाँ से आपसे क्वेश्चन की आवश्यकता है, पूछ सकता है। और एक होता है भूकंप छाया क्षेत्र, जहाँ P और F तरंगें नहीं जाती है, उसको हम बोलते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। आप इतना थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो भूकंप तरंगें जो पृथ्वी के अलग अलग माध्यम में जाती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा डिसकंटिन्यूटी बनती है, वो हम देखेंगे। तब इसको हम आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। भूकंप तरंगों के आधार पे पृथ्वी का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो हम नीचे जाते हैं तो डेंसिटी में चेंज होता है। तो भूकंप तरंगों के आधार पे जो डेंसिटी चेंज होता है, घनत्व चेंज होता है, उसके आधार पे जो है ना अलग अलग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं अशांतत्व। देखिए डिसकंटिन्यूटी में कुछ आपको जो एग्जाम में पूछ सकता है, इसे कि हमें दिख रहा होगा आपको कि जो ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में जो है ना एक कॉनराड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। फिर देखिए आप यहाँ पे फिर निचला जो क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल जो है, उसके बीच में आपका मोहो है, ठीक ना। फिर आप देख सकते हैं जो आपका जो अपर मेंटल है और जो लोअर मेंटल के बीच में आपका रेपिडी है। उसके फिर देखिए निचला जो मेंटल है और जो ऊपर का जो क्रोड है, उसके बीच में गुटनबर्ग है। और बाहरी जो एक्सटर्नल जो क्रोड है और उसका जो इंटरनल जो क्रोड है, उसके बीच में आपका लेहमन जो है ना डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आप ये बात ध्यान में रखेंगे। तो
ये अगर जब पूछ देगा कि ऊपर फिर नीचे जाने पर कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी हमको मिलता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कॉनराड है, मोहो है, रेपेटी है, गुटेनबर्ग और कौन है, लेहमन है, ठीक ना। ये सब नाम आप याद रख सकते हैं। अगर शॉर्ट में अगर नाम याद रखना तो इसको CMRGL, इसको भी आप विभाजित करने के कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, जब अर्थक्वेक या भूकंप जब आती है तो कुछ तरंगें कुछ क्षेत्रों से नहीं गुजरती है, तो वैसे क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंग प्रभाव नहीं होता है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से क्या होता है, भिन्न होता है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जहां पे तरंगों का प्रभाव हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि किस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, F तरंगों की छाया क्षेत्र P तरंगों की छाया क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि आपका S जो है ना सिर्फ एक ही माध्यम से जाता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए एक चीज़ और आपको इसमें जो फैक्ट में बोलना चाहूँगा आपको, कि जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कि ये देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर जो है ना जो पाए जाने जो एलिमेंट या तत्व हैं, आयरन सबसे ज़्यादा है, लोहा, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, गंधक, कैल्शियम और फिर एल्युमिनियम है। ये पृथ्वी पर है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, पृथ्वी पर है। लेकिन अगर सिर्फ पृथ्वी के क्रस्ट की बात किया जाए तो यहाँ सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटासियम, फिर मैग्नीशियम है। मतलब अंतर है। देखिए वो जो बताया आयरन जो बताया वो लोहा ओवरऑल में है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस पे है, क्रस्ट पे है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। देखिए मेरा जो है सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग का सिर्फ रिवीजन हो जाए, मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। ध्यान रखिए कि ये सिर्फ रिवीजन का मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सिर्फ इसको रिवीजन के पर्पज से देखेंगे। डिटेल वीडियो मैं फिर बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये 8 मई BPSC PT को ध्यान रखते हुए ज्योग्राफी का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको जो मेन जो फैक्ट है वो आपको सारे याद हो जाए। अब जो है पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग पढ़ते हैं वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए सिंपल सी बात है, ये वेगनर महोदय ने, एल्फ्रेड वेगनर महोदय 1912 में दिया था। इसमें इन्होंने सिंपल क्या कहा था, आज जो पूरा कॉन्टिनेंट या जितना भी महाद्वीप है वो सब एक ही में जुड़ा हुआ था, एक ज्वाइंट था। उसने इस पूरे कहा, सिंपल कहा कि शुरू में कार्बोनिफरस युग तक जो है ना, ये सारे जितने भी आज दिख रहा है कॉन्टिनेंट, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, एशिया, यूरोप, सारे एक दूसरे में क्या थे, ज्वाइंट थे। इस पूरे इस लैंड को कहा गया पेंजिया। क्या नाम कहा गया, पेंजिया। और जो पूरा का जो वाटर का पार्ट था इसके चारों ओर था, इसका क्या नाम दिया गया, पेंथेलासा। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, जब ट्रियासिक एज आया तो इस समय पेंजिया का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और ये पेंजिया 2 पार्ट में टूटा। पेंजिया जैसे मान लीजिए ये पूरा पेंजिया था, ये पेंजिया क्या हुआ, एक नॉर्थ भाग में गया और एक साउथ भाग में गया। तो नॉर्थ वाले को कहा गया अंगारा लैंड, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और साउथ जो इधर कहा गया गोंडवाना लैंड, और बीच में यहीं पे कौन सा सागर था, टेथिस सागर था, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्या हुआ, फिर जब जुरासिक एज आया तब गोंडवाना जो देखिए कितने पार्ट में टूटा। देखिए गोंडवाना कौन सा हिस्सा था, ये साउथ का हिस्सा था। देखिए गोंडवाना से क्या क्या बना, आपका बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर बना, ऑस्ट्रेलिया बना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किसका हिस्सा है, वो गोंडवाना का हिस्सा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो गोंडवाना में इतना हिस्सा निकला। फिर जो है आपका जो अंगारा लैंड जो था, जिसको हम नॉर्थ की तरफ जो मूवमेंट किया, उससे देखिए क्या क्या निकला, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का हिस्सा निकला। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अंगारा लैंड से क्या क्या 1, 2, 3 पार्ट टूटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो मेरा जो इंडिया जहां आज आप देखते हैं, वो जो है ना इसी मेडागास्कर से निकल के जो है ना एशिया की तरफ गया, और जिससे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में टकराने की वजह से आपका हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। देखिए लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका के उत्तर और विस्थापन से हिमालय और अन्य पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आप ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है ना वेगनर ने दिया था, डेट याद रखिएगा, 1912 में दिया था। और कैसे कैसे पेंजिया था, पेंजिया सिर्फ लैंड का भाग था, पेंथेलासा उसके चारों पानी का भाग था, उसके बीच में तेथिस सागर था, गोंडवाना फिर टूटा, फिर अंगारा लैंड टूटा। आप इसको एक बार देख सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
65 में इससे क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको वही मेनली बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिंपल इसमें ये कहा गया, प्लेट जो है ना बहुत ही हार्ड एक लैंड का भाग है। ये प्लेट महाद्वीपीय भी हो सकता है, मतलब लैंड वाला भी हो सकता है, और ओशियनिक या महासागरीय प्लेट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और प्लेट का ही प्लेट जो है ना मूवमेंट करता है, गति करता है, और इस मूवमेंट की गति की वजह से ही कहीं माउंटेन बना है, कहीं आपका जो है ना ट्रेंच बना है, ये सब चीज़ हुआ है, ठीक ना। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने में कई लोग थे, जिसमें कि एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे हैरी हेस। कौन थे? हैरी हेस। लेकिन इसका जो कंप्लीट जो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया वो दिया WJ मॉर्गन ने। बाकी इसमें और भी लोग थे, मैकेंजी थे, पार्कर थे, होम्स थे, मतलब कि सारे जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसमें कई सारे ज्योग्राफी के ज्ञाता के जो है ना इसमें रोल था। लेकिन हैरी हेस ने पहली बार प्रतिपादन किया था 1962 में। बाकी इसका व्याख्या WJ मॉर्गन ने किया, फिर मैकेंजी भी थे, पार्कर भी थे, होम्स महोदय ने इनका जो है ना पूरा एक थ्योरी क्या हुआ, तैयार हुआ। अब देखिए इसमें जो आपको जानना सिंपल क्या है कि देखिए प्लेट दो तरह का होता है, सिंपल सी बात है। देखिए एक प्लेट का नाम है महासागरीय प्लेट, ओशनिक प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ, ओशनिक प्लेट ज़्यादा भार वाला, इसका वेट ज़्यादा है लेकिन मोटाई क्या है, कम है, और ये बेसाल्टिक चट्टान से बना है। किसका बना हुआ? बेसाल्टिक। क्वेश्चन पूछता है कि महासागरीय प्लेट जो है किसका बना है, बेसाल्ट का बना है। और जो महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो थोड़ा सा हल्की है, और ये ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ, और ये क्या था सब मोटी है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कुछ ऐसे भी प्लेट हैं जो कुछ ओशियनिक भी हैं, महासागरीय भी हैं, और कुछ महाद्वीपीय भी हैं। जैसे कि अमेरिका का एक प्लेट है, वो उसमें दोनों है, तो ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा यही था कि कौन बड़े प्लेट हैं, कौन छोटे प्लेट। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए कुछ बड़े प्लेट, देखिए इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये बड़े वाले प्लेट हैं। देखिए छोटे छोटे कौन है, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस का प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट और एस्कोसिया के प्लेट है। तो आप थोड़ा सा एक बार मैप देख के इसका लोकेशन देख लीजिएगा, नजका प्लेट कहाँ है, कोकोस प्लेट किसके किसके बीच में, क्योंकि बीपीएससी वाला क्वेश्चन यहीं से पूछा था। प्लेट टेक्टोनिक में इसमें कुछ एक चीज़ और जो पीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखिए प्लेट जो है ना मूवमेंट करती है, गति करती है, और ये प्लेट की गति मेनली 3 प्रकार की होती है। देखिए एक होता है आपका अपसारी प्लेट, अपसारी गति। देखिए अपसारी मतलब क्या, डाइवर्जेंट मोशन। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों प्लेट एक दूसरे के दूर जा रही है, अपसारी हो जाएगा, ठीक ना। एक होता है अभिसारी गति, इसमें क्या होता है, दो प्लेट है, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रही है। और एक है पैरेलल या समांतर, या इसको संरक्षी प्लेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, इससे कोई खतरा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अपसारी जो डाइवर्जेंट जो प्लेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कभी दो प्लेट एक दूसरे के दूर जाएगी, इस तरह से जब दूर जाएगी तो बीच में फॉल्ट या भ्रंश बनेगा, वही भ्रंश घाटी बनेगा। इसलिए आप देखिएगा जो अटलांटिक महासागर के बीच में ना लंबा सा कटक बना है एस शेप का, ये अपसारी गति की वजह से बना है। उसके बाद देखिए जब भी कभी अभिसारी गति होगा तो देखिए अभिसारी गति भी देखिए 3 तरह का हो सकता है। या तो मान लीजिए कि महाद्वीप या महाद्वीप टक्कर कर जाए, मतलब कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे नज़दीक आ जाए, या तो महासागर एक दूसरे नज़दीक आ सकता है, या तो मान लीजिए कि महाद्वीप या जो है ना महाद्वीप एक दूसरे आपस में टकरा जाए। तो देखिए जब कभी जो है आपका महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से जब आमने सामने आएगी तो देखिए इसमें आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया या गैल्वेनिक प्रोसेस होगा, ध्यान दें, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगर कहीं भी अगर अभिसारी गति होगा तो उसमें तो आपका भूकंप आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखिए मेनली महाद्वीपीय और महासागरीय जब प्लेट एक दूसरे के नज़दीक रहेगा तो आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, जिसे जापान में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, इसी वजह से होता है। और जब भी कभी महाद्वीप प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो आपका मोरदार पर्वत क्या होगा, बनेगा, जैसे कि हिमालय का पर्वत क्या है, एक मोरदार पर्वत है। ये जो ना आपका प्लेटों का क्या हुआ, थोड़ा सा गति होगा। क्वेश्चन बेसिक पूछेगा तो आप इससे जवाब दे सकते हैं। अब देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछ चुका है। देखिए जो भी हमारे अर्थ पे जो स्थल स्वरूप है, जो भी रिलीफ है, उसके आखिर उत्पत्ति के क्या कारण है। देखिए उत्पत्ति का क्या कारण है,
अर्थ में हुआ है मूवमेंट, भू संचलन हुआ है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का अस्थायी एवं परिवर्तन स्वरूप, मतलब पृथ्वी का जो है ना स्वरूप अस्थायी नहीं अस्थायी है, और इसमें भू संचलन होते रहता है, अर्थ का मूवमेंट होते रहता है। और ये क्यों होता है? ये होता है एक फोर्स के कारण, बल के कारण। और ये बल जो है दो तरह का बल है, एक पृथ्वी की आंतरिक फोर्स है, ठीक ना, इंटरनल, या इसको इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, और एक है बहिर्जात बल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक ना। तो अब देखिए जो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है, जो इंडोजेनेटिक फोर्स जो लगता है, अंतर्जात बल होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, जब भी कभी इंडोजेनिक जेनेटिक फोर्स लगेगा या अंतर्जात बल लगेगा तो बल की तीव्रता के आधार पर देखिए क्या क्या होगा। देखिए एक तो हो सकता है कम तीव्रता वाले बल के कारण, देखिए क्या होगा, इसमें होगा आपका क्या, ये होगा पटल विरूपण संचरण, मतलब इसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। और ये जो होगा ये दीर्घकालिक होगा, इसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और एक होगा अधिक तीव्रता वाले संचलन, इसको आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे, और ये बहुत ही क्या हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा। तो जो भी अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, ये यही हो, अधिक तीव्रता वाले हैं, हमको तुरंत ये महसूस होता है। लेकिन ये जो है आपका पटल विरूपण जो है संचलन है, ये महसूस नहीं करते हैं और ये दीर्घकालिक होता है। और जो है आप ध्यान रखिएगा, जो भी पर्वत बनता है, माउंटेन बनता है, इसी पटल विरूपण से बनता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ये जो पटल विरूपण जो संचलन होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए सिंपल वे लिखा हुआ टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, मतलब इसमें पर्वत, पठार, ये सब चीज़ क्या होता है, बनता है। आप सिर्फ इतना इसमें क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार आप इस फ्लो चार्ट को देख लीजिएगा, इसी से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा। देखिए फोर्स है, दो तरह का फोर्स है, एक इंडोजेनिक फोर्स है और एक्सोजेनिक फोर्स है, बहिर्जात बल है। देखिए इसमें दो टाइप का है, इसका एक है पटल विरूपणी संचलन डायस्ट्रोपिक मूवमेंट, और एक है आकस्मिक संचलन, इसको फडनली मूवमेंट बोलते हैं। देखिए इसका भी फर्दर दो पार्ट में, एक है महादेशजनक संचलन मतलब कि इपिजोनिक मूवमेंट, और एक है पर्वत निर्माणकारी संचलन मतलब ओरोनिजेनिक मूवमेंट। तो ये देखिए ये जो आपका जो मेनली ये वाला जो है पटल वाला जो है, यही से इसी से आपका पर्वत क्या होता है, बनता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो महादेशजनक संचलन, ये देखिए दो पार्ट में हो सकता है। एक तो ऊपरीमुखी हो सकता है, अपवार्ड हो गया, मान लीजिए अपवार्ड में क्या होगा, या तो कुछ ऊपर जाएगा अपलिफ्टमेंट होगा, या तो कुछ नीचे जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, निगर्मन बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। या देखिए डाउनवार्ड मूवमेंट, अधोमुखी, देखिए या तो ये क्या होगा, सब डिसेंस होगा, या तो सब मर्जेंस होगा, मतलब या तो निजमन होगा या तो क्या होगा, अपतरण होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसी को बीपीएससी पूछा था कि जो पर्वत निर्माणकारी संचलन किससे संबंधित है, ये पटल विरूपण से, इसका हमको पता नहीं चलता। देखिए हिमालय पर्वत बहुत दिन से बन रहा है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन भूकंप अर्थक्वेक बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो पर्वत निर्माणकारी जो संचलन होगा, यहाँ भी देखिए दो तरह का होगा। देखिए एक तो तनाव हो सकता है, एक दूसरे के दूर जाएगा, और एक होगा संपीड़न, कंप्रेशन, एक दूसरे के क्या आएगा, नज़दीक आएगा। देखिए जब एक दूसरे के दूर तो क्या क्या बन सकता है, फॉल्ट हो सकता है, भ्रंश हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, दरार हो सकता है, या क्रैकिंग हो सकता है। जब एक दूसरे जब नज़दीक आएगा, देखिए क्या होगा, समवलन होगा या बलन या फोल्ड होगा, तो ये फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ चुका है इसी से, जो आपका देखिए इसी से ये आया है, फिर यहाँ ये पूरा माउंटेन बन रहा है। अब देखिए जो एक्सोजेनिक फोर्स जो जिसको हम बहिर्जात बल बोलते हैं, देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें क्या होता है, अनाच्छादन मतलब कि डिनोडेशन, ठीक ना। ये भी दो टाइप का, एक होता है वेदरिंग अपक्षय, एक होता है अपर्दन। देखिए अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो रॉक या चट्टान जो बना है, उसी जगह चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा होना, मतलब कि वो चट्टान का जो टुकड़ा है, जो रॉक है, वो अपना पोजीशन नहीं बदलता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अपक्षय वेदरिंग हो जाएगा। अब अपर्दन कैसे होगा, अब मान लो कभी बाढ़ आ गया, वहाँ नदी बह गया, या कभी विंड चल गया, तो अब वो छोटे छोटे टुकड़े जो जिसका वेदरिंग हुआ है, अब वो अपना जगह क्या करेगा, छोड़ेगा, हो जाएगा क्या, अपर्दन। इरोजन किसके द्वारा होगा, या तो रनिंग वाटर से होगा, पवन से होगा, ग्लेशियर से होगा, या तो सी वेव से क्या होगा, उसका अपर्दन हो जाएगा। तो ये आप एक बार जो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जो आपके यहीं से क्या हो जाएंगे, पूछे जाएंगे। ये देखिए जो फॉल्ट या जो भ्रंश होता है, देखिए उससे कुछ ना रिलीफ या लैंडफॉर्म बनता है, जिसमें देखिए पहला है आपका रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी। देखिए इसमें क्या होता है,
जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टान नीचे का भाग धंस जाए। देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये था पहले समान लेकिन ये नीचे धंस गया, ये बन गया क्या, रिफ्ट वैली बन गया। तो इंडिया में देखिए आपको पता होगा अफ्रीका में एक महान भ्रंश घाटी है जिसमें कि बहुत सारे लेक या झील है, वो आपका न महान भ्रंश घाटी में है। जर्मनी का राइन भ्रंश घाटी है और भारत का जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये भी आपको रिफ्ट वैली में क्या होती है, नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है रैंप घाटी। रैंप में क्या होता है, जब दो पैरेलल भ्रंशों के दोनों ओर भूखंड ऊपर हो जाए। देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये था पहले पैरेलल लेकिन ये ऊपर चला गया, ये भी क्या ऊपर चला गया, ये नीचे धंस गया। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, इसी रैंप घाटी का एग्जाम्पल उसमें पूछ देगा। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किसका एग्जाम्पल है, रैंप घाटी का क्या है, एग्जाम्पल है। एक होता है ब्लॉक माउंटेन। इसमें देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि जब दो भ्रंशों के बीच का भाग सेम रहे तथा किनारे के भाग क्या हो जाए, नीचे धंस गया। देखिए ये देखिए नीचे धंस गया, इधर नीचे धंस गया और ये ऊपर उठ गया। तो जैसे कि जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और इंडिया का सतपुड़ा, इसी का एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। और एक होता है हॉस्ट पर्वत। जब दो भ्रंशों के किनारे का भाग सेम रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो इसको हॉस्ट पर्वत बोलते हैं। यूरोप में क्या है, एक वास्टेज पर्वत है, हॉस्ट पर्वत के क्या है, एग्जाम्पल हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ना इतना आपको आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा भी है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी या रैंप घाटी तथा ब्लॉक या हॉस्ट पर्वत पड़ा है। दिखने में तो एक समान है लेकिन इसका जो मूवमेंट जो होता है वो उस मूवमेंट की वजह से इसमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। आप इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ना आएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है ज्वालामुखी प्रक्रिया, वोल्केनिक प्रोसेस। देखिए सिंपल इसमें क्या होता है, पृथ्वी के नीचे आपका ना मैग्मा है, ठीक ना, ये बहुत ही गर्म या हॉट है। जब यही मैग्मा जब अर्थ की ओर आता है तो ये लावा हो जाता है। जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद लावा कहलाता है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति होती है और मैग्मा का ही मैग्मा ही जो है ना लावा के रूप में आके सतह पर क्या हो जाता है, जम जाता है। तो अब देखिए क्या है कि जब वोल्केनिक प्रोसेस होता है तो दो तरह की आकृति बनती है, एक तो अंदर बनता है और एक बाहर बनता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन सा जो है ना आकृति ऊपर बनती है, कौन कौन सी आकृति नीचे बनती है। तो वो आप इसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, ये सब जो है ना आपके अंदर वाले क्या है स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा जो डाइक जो है, ये जो डाइक है ये जो है ना एक होता है परपेंडिकुलर, डाइक ऐसे होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है सील, वो होता है हॉरिजॉन्टल। ये आप सब एक्स्ट्रा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा कि प्रमुख कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत है, आप इसको नाम बता दें। देखिए पहला है को सुल्तान, ईरान में है। स्ट्रोम्बली कहाँ है, सिसिली के उत्तर में स्थित, ये लिपारी द्वीप में एक एक्टिव ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है ना स्ट्रोम्बली को जो है ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखिए एटना कहाँ, इटली के सिसिली में ही है, ये भी एक एक्टिव वोल्केनिक प्रोसेस है। विसुवियस ये कहाँ, ये भी इटली में ही, ये लेकिन ये डोरमेंट है, मतलब सुसुप्त है, ये एक्टिव नहीं है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी क्वेश्चन पूछ चुका है। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान का है, लेकिन ये सुसुप्त है। कराकाटोआ कहाँ, जावा और सुमित्रा के मध्य में है, ध्यान रखें। चिम्बाराजो कहाँ है, इक्वाडोर में, ये शांत है एकदम पूरी तरह। माउंट पोपा ये म्यांमार, ये भी शांत है। एंकांगुआ चिली में है, ये भी शांत है। एंडीज की सर्वोच्च चोटी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, ठीक ना। फिर देखिए ओजोस डेल सेलेडो, ये अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है, ये ध्यान रखिएगा। एक और देखिए किलिमंजारो, ये कहाँ है आपका, तंजानिया के क्षेत्र में है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और विश्व का सबसे ऊंचा स्वतंत्र खड़ा पर्वत है, ये भी ध्यान। हाँ ये मोनालाओ कहाँ, ये अमेरिका में भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। फिर देखिए इसमें हाँ ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे माउंट ताल, माउंट मेयान, माउंट पिनिवाटो, ये सब कहाँ है, फिलीपींस में, ये मैचिंग में पूछ चुका। और ये देखिए एक है आपका अंतिम में देवबंद, ये एल्ब्रुज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और ये शांत ज्वालामुखी, आप ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे जो है ना क्वेश्चन आपके ज्वालामुखी से आएंगे। आप जितना मैं बोला इतना आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जब कभी एरोजन या अपर्दन होता है तो अपर्दन में जो है ना आपका नदी भाग लेती है, आपका समुद्र की तरंगें भाग लेती है, आपका ग्लेशियर भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जो है ना जो अपर्दन या एरोजन की वजह से जो कुछ स्थलाकृति बनती है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले जो नदी जो है, नदी भी अपना कुछ काम करती है। नदी के वजह से देखिए कौन कौन सी स्थलाकृति बनती। पहला देखिए बनता है भी आकार की घाटी, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। भी आकार की घाटी बनता है, इसी में जब बड़ा होता है ये हो जाता है कैनियन। देखिए
और इसी में गॉर्ज भी बनता है। तो देखिए सिंपल लिखा हुआ है, नदी अपनी जब युवावस्था में होता है पर्वतीय क्षेत्रों में ये लंबवत अपरदन द्वारा गहरी और संकीर्ण घाटी अर्थात भी आकार की घाटी क्या करती है, बनाती है। और देखिए मैन जो आपके कौन सा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा में बनता है ये मैन, ठीक ना। उसके बाद देखिए जब यही भी आकार की घाटी जब आई आकार की हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनियन। और कैनियन जो है ना गॉर्ज का ही क्या है, दूसरा रूप है। देखिए जो सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा, ये सब गॉर्ज का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है आपका वाटरफॉल, जलप्रपात भी नदी ही बनाती है। देखिए ऊंचाई से जब पानी गिरता है जलप्रपात बनता है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए मैन जो एग्जाम में पूछा है, देखिए एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुला में है। नियाग्रा कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के तट है, वहाँ पे है। विक्टोरिया कहाँ है, जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी पर है। जोग या गरसोप्पा कहाँ है, फरावती इंडिया में है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा में। कई बार एग्जाम में क्या कर चुका है, पूछ चुका है। फिर देखिए नदी बनाती जलोढ़ पंख, आप सिर्फ इसका आकृति याद रखिए। उसके बाद नदी विसर्ग भी करती है, ठीक ना। और इसी विसर्ग की वजह से अपशिष्ट भाग जब बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील। आपको गंडक में, कोसी में, घाघरा में कई इस तरह आपको गोखुर झील क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। देखिए आप सब मैप में यहाँ देख सकते हैं, नदी बह रहा है, ऐसे देखिए ऊपर सांप की तरह चल रहा है। और फिर देखिए यही भाग जब कट जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, गोखुर झील में तब्दील हो जाता है। देखिए यहाँ में एक ही जगह ये जो दिया हुआ है, देखिए नदी जो है ना अपरदन जब एरोजन करती है क्या बनाती है और निक्षेप से क्या बनाती है, डिपोजिटेशन से क्या बनाती है। देखिए जब अपरदन करती है, देखिए नदी भी आकार घाटी बनाएगी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिप्रिका, मियांडर, नदी वेदिका ऐसे बनाती है। जब ये निक्षेप करेगी तो जलोढ़ पंख बनाएगी, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, डेल्टा, बाढ़ का बंधन और नदी द्वीप बनाएगी। हिमानी ग्लेशियर यू आकार की लटकती घाटी बनाती है, हिम हवर बनाती है, सर्क बनाती है, एरिट बनाती है, श्रिंगहॉर्न, नुनाकट, भेरफिला, हिमसोपान, फियोर्ड, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फियोर्ड बनाती है। जब ये निक्षेप करती है तो हिमोड बनाती है, ड्रम ड्रिल एग्जाम में पूछ चुका है, एस्कर बनाती है, केटिल बनाती है, ये सब ध्यान रखिएगा। जब सागरीय तरंग देखिए क्या बनाती है, मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना इसमें स्टैक क्या रखिएगा, स्टैक। और बाकी जब ये निक्षेप करती है तो आपका देखिए याद करने का चीज़ आपको टोम्बेलो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जब ग्राउंड वाटर जब चलती है क्या बनाती है, घोलरंद बनाती है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। युवाला बनाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बाकी लेपीज है, डोलाइट भी बनाती है। फिर देखिए जब ये निक्षेप करती है तो आपका ये क्या बनाती है, ये आपका क्या बनाती है, स्टेलेक्टाइल स्टेलग्माइट बनाती है, ध्यान रखिएगा। और जब पवन देखिए क्या क्या बनाती है, वातवर्ग, छत्रकशिला, यारडांग, जुगैन, इंसलवर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए यहाँ जब निक्षेप करती है तो बरखान, लोएस, ये सब जो है ना आकृति का निर्माण करती है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आ सकता है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए अब यहाँ कुछ पर्वत और पठार और मैदान दिया। देखिए पहला तियानेशान कहाँ है, चीन में है, ये एक बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। नानशान भी चीन में है, ये बलित पर्वत है। सुलेमान कहाँ है, पाकिस्तान में, ये भी फोल्ड माउंटेन है। जागरोस ईरान में है, ये भी बलित पर्वत है। पिनेरीज ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसकी सीमा पर है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर, ये भी फोल्ड माउंटेन है। वासेज ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। अलास्का अमेरिका में है, ये फोल्ड माउंटेन है। कास्केड ये अमेरिका में, ये फोल्ड माउंटेन है। वासाज फेन ये यूएसए में, ये भी ब्लॉक माउंटेन है, देख सकते हैं यहाँ पे। सेरा नेवेदा ये यूएसए में, ये ब्लॉक पर्वत है। आल्पस पर्वत ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये भी फोल्ड माउंटेन है। वाल्कन पर्वत क्या, वाल्कन प्रायद्वीप में है, ये फोल्ड माउंटेन है। एटलस आपको पता है अफ्रीका के उत्तर में है, वलित है। और डेकन्सवर ये साउथ अफ्रीका में है। ये सब मैचिंग पूछेगा, आप ध्यान में रखिएगा। ये वलित है लेकिन सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ मैदानी भाग है। देखिए क्वाटो का मैदान ये जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में है। मंचूरियन मैदान कहाँ, चीन के उत्तर पूर्व में है। हुआंगहो मैदान कहाँ, चीन में ही होगा। यांग टी सी क्यांग मैदान ये भी चीन में ही होगा। मिनांग मेकांग घाटी ये कंबोडिया में चावल के लिए फेमस है। इरावती ये म्यांमार में है। पुचुका नदी भी इरावती में, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कुछ और आपका मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र आपको पता है भारत बांग्लादेश में है। सिंधु सतलज भारत और पाकिस्तान में है। मर्ले डार्लिंग ये पूछ चुका है, जो नदी है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की है, ध्यान रखिएगा। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी है। हंगरी का मैदान आपको पता है कार्पेथियन और निरारिक आल्प पर्वत के बीच में है। और लोम्बार्डी का मैदान ये इटली में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। आइए प्रमुख झील, आप इसको एक बार मैप में अपने पास रख के देखिए।
सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में, जिसको महान झील बोलते हैं। इसका पश्चिम से पूर्व, इसमें 5 झील है, उसको क्रम याद कर लीजिए। पश्चिम से पूर्व कौन कौन सा है? सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी जो है, आप उसको एकदम क्रम याद रख लीजिएगा, ठीक ना। विक्टोरिया लेक कहाँ? युगांडा, तंजानिया, केन्या में है। मैं अभी आपको मैप में दिखा रहा हूँ। अरल सागर देखिए कहाँ? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। तंजानिका कहाँ है? तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो की सीमा पर घिरा हुआ है। मलावी मोजाम्बिक और तंजानिया के सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान में है। मृत सागर देखिए, ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। वान झील तुर्की में है। लोपनेर झील चीन में है। वोस्टक झील अंटार्कटिका में है। टिटिका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। और उर्मिया झील कहाँ है? ईरान में है। मैं आपको इसको मैप में एक बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैप दिख रहा होगा। देखिए यहाँ ये जो अफ्रीका है, यहाँ देखिए विक्टोरिया लेक है। फिर देखिए यहाँ पे जो है ना आपका मलावी झील है, जो आपको कहाँ कहाँ देखिए कितना देश यहाँ किनारे पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए टांगानिका झील है। ये सब देखिए लेक है। आप एक बार ऐसे मैप में जाके देखिए कि इसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं, और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे। फिर देखिए यहाँ देखिए कैस्पियन सागर है। देखिए इसके कितने देश में, सबका नाम बता दिया, कौन कौन सीमा बनाती है। फिर देखिए यहाँ बैकाल लेक पूरी तरह कहाँ है? रशिया में है। फिर देखिए यहाँ ये जो आपका ये अरल सागर देखिए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर। आप ऐसे जो लेक जो मैंने बताया, उसका आप लोकेशन एक बार जरूर देख लेंगे, उसके कौन सी देश जो है ना सीमा लगाती। और जब मैप आप पढ़ें तो एक बार ध्यान रखें कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट एक बार झील का या लेक का एक क्रम सजाना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए लिथोस्फीयर खत्म होने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। यहाँ भी मैं जो मेन इंपॉर्टेंट होगा उसी को डिस्कस करूँगा। देखिए आपको पता है कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो रंगहीन, गंधहीन, जो स्वादहीन जो गैस है उसी का मिश्रण है। और आपको पता है कि जो है ना, जो भी सूर्य से जो विकिरण आता है वो लघु किरणों के लिए रूप में आती है, और जब यहाँ से वो जाती है तो पार्थिव विकिरण लंबी तरंगों के रूप में क्या होती है? जाती है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है 78.03। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 20.99%, ठीक ना। उसके बाद देखिए आर्गन है 0.932%, ये अक्रिय गैस है। उसके बाद देखिए अक्रिय गैस जो सबसे अधिक नियॉन है, फिर हीलियम है, फिर क्रिप्टॉन, और फिर कौन है? जेनॉन है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक आर्गन है, फिर कौन है? नियॉन है, फिर कौन है? हीलियम है, फिर कौन है? क्रिप्टॉन है, फिर कौन है? जेनॉन। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप जो है ना इसमें जो इम्पोर्टेंट, हाँ आपको पता है कि जो ओजोन परत है वो क्या करती है? परावैंगनिक किरणों को सोखती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, जो सुपरसोनिक जो जेट विमान से निकलने वाली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होती है, एयर कंडीशनर से जो रेफ्रिजरेटर पर जो CFC जो गैस निकलती है, उससे हमारा जो ओजोन परत क्या होता है? क्षय होता है, जो बहुत ही क्या है? आने वाले फ्यूचर के लिए दिक्कत है। अगला ये जलवाष्प, ये जो है ना ग्रीन हाउस गैस, ये भी शो करता है जलवाष्प भी। इस जलवाष्प के वजह से ही संघनन होता है, वर्षा होती है, बादल बनती है, जलवृष्टि होती है। ये सब जो है इसी की वजह से होता है जलवाष्प। फिर हिम भी, ओस भी, ओला भी, ये सब जलवाष्प की वजह से ही होता है। उसके बाद देखिए धूलकण, इसके वजह से मेघ का निर्माण, वर्षा, कोहरा, धुंध भी इसी की वजह से आपका होता है। और ये धूलकण जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, इसी की वजह से देखिए आकाश का रंग नीला होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है ना रंग जो है ना लाल दिखता है, किसका? सूर्य का। ये सब आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए आपको पता है कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर के कई सारे लेयर हैं, तो मैं कुछ मेन बोल देता हूँ। देखिए पहला है क्षोभ मंडल, एस्ट्रोस्फेयर। देखिए इसमें सिंपल क्या होता है, जो भी मौसमी घटना है सब इसी में होगा, सब कुछ वर्षा, बादल सब इसी में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके ऊपर में जो है ना आपका एक है क्षोभ सीमा। कौन सा है? क्षोभ सीमा। तो ये जो क्षोभ सीमा जो है, यहीं पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका जो है ना जेट पवन क्या होती है? चलती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए आपका समताप मंडल या स्ट्रोस्फेयर है। यहाँ देखिए, यहाँ ओजोन परत, इसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओजोन परत कहाँ है? इसी समताप मंडल में है। यहाँ पे कोई भी तापमान में चेंज नहीं होता है, यहाँ एकदम समताप होता है, इसलिए यहीं पे सारे एरोप्लेन चलती है, वायुयान इसी में चलती है। यहाँ कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको इसमें जो है ना
विशेष जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखिए आपका सूर्याताप या आइसोलेशन है, या जो पृथ्वी का जो हीट बजट देखिए कैसे कैसे होता है, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। देखिए आपको पता है 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी रहता है, इसको अपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को सबसे निकट होती है, इसको क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारी पृथ्वी 2 तरह की गति करती, एक करती परिभ्रमण, जो अपने एक्सिस पर जो है ना अपनी धुरी पर बराबर चक्कर लगाती है, जिससे दिन और क्या होता है, रात होता है। एक होता है परिक्रमण, ये अपने अक्ष पर 366 डिग्री कोण बनाती हुई सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, इससे दिन और क्या इससे जो है ना ईयर होता है। ध्यान रखिएगा, परिभ्रमण से दिन और रात होता है, जब परिक्रमण करती तो ये 365 दिन में करती, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर दिन रात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये सब कुछ फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए हमारी पृथ्वी पे कई सारे कटिबंध या जोन है। देखिए ये जो है यहाँ से 0 डिग्री से लेके 23 हाफ डिग्री ये कर्क रेखा तक, और नीचे यहाँ मकर रेखा तक, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध है, ई वाले को, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ से लेके ये वाले को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक ना। यहाँ वही है, यहाँ से यहाँ तक को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और सबसे टॉप में जो ये वाला जो है ये और ये इलाका आपका पोलर या शीत कटिबंध कहलाता है, आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक और ध्यान रखिएगा डेटा आपका कि पोल के समीप 6 महीने का दिन और 6 महीने का क्या होता है, रात होता है। अब कैसे होता है ये डिटेल का बात है, लेकिन अभी आपको याद रख लीजिए। देखिए मैं आपको बता दिया था पहले ही कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है, आप इसको ध्यान रखिए। नाइट्रोजन देखिए सबसे अधिक है, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जेनॉन और हाइड्रोजन। ये क्रम पूछ सकता है, आप इस क्रम को कृपया करके याद रखें। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि जो पूरे पृथ्वी पर कुछ परमानेंट विंड या अस्थाई पवनें चलती है, वो तो एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन जो कुछ लोकल विंड जो स्थानीय पवनें एग्जाम में कभी कभी पूछता है, मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कौन आपको फैक्ट याद रखना। देखिए एक होता है चिनूक, ये है नॉर्थ अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलता है, ध्यान रखिएगा। और ये मार्च में बर्फ पिघल जाते हैं और चारागाह जो है ना मुक्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पे चारागाह या घास का मैदान हो जाता है। चिनूक ध्यान रखिएगा, ये गर्म है, कौन सा है, ये गर्म है, आप ये ध्यान रखिए, गर्म हवा है, ठीक ना। फिर देखिए फॉन कहाँ चलता है, ये आल्पस पर्वत में चलता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी गर्म हवा है। सिराको ये कहाँ होता है, ये चलता है आपका इटली में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला देखिए मिस्र में खमसीन है, लीबिया में गिबली है, ट्यूनीशिया में चिली है, और अरब में सिमुम है। ये सब आपका क्या है, हवा का नाम है, ये सब गर्म हवा है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक हार्मेटन है, ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है, इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है, ये सहारा मरुस्थल में हार्मेटन चलता है। एक है मिस्टल, क्या है मिस्टल, ये है ठंडी हवा, थोड़ी मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ये सब गर्म वाला था ऊपर वाला, ये सब ठंड है। देखिए मिस्टल ठंडी है, बोरा भी शीतल है, ये यूरोप में चलती है। और जो है ना आपका एक विली है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में चलती है, आप ये ध्यान में रखिएगा, जो एग्जाम में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक है जेट प्रवाह, देखिए जेट जो है ये कहाँ चलती है, देखिए ये क्षोभ मंडल में चलने वाली अति तीव्र हवा है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये मेनली आपका नॉर्थ गोलार्ध में चलती है, ठीक ना। इसका उत्पत्ति देखिए कहाँ होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान जब प्रवणता और ध्रुवों के धरातलीय भाग पर जब उच्च दाब और उसमें क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जो ये जो है एक तरह से एक भंवर के रूप में चलता है, मतलब तरंग के रूप में चलता है। सिंपली आप पूछेगा कि क्षोभ मंडल में ही जो है ये आपका जेट प्रवाह चलता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका है साइक्लोन। देखिए आपको पता है साइक्लोन क्या है, साइक्लोन इस तरह से एक सर्कल के फॉर्म में है जिसके केंद्र में निम्न दाब होता है। सिंपल भी समझिए, केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब होता है, और निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए केंद्र से जब बाहर की ओर जाएगा तो आपका वायु दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है, ध्यान रखिएगा। और हवा जो है इस परिधि से बाहर से अंदर की ओर इस तरह से एक सर्कल के फॉर्म में क्या होता है, चलता है। और ध्यान रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होता है घड़ी के विपरीत, मतलब कि घड़ी के विपरीत, मतलब कि ऐसे होता है, इस तरह से होता है। और दक्षिण में क्या होता है, घड़ी की दिशा की तरफ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो आपका जो इसमें जो है क्वेश्चन जो आपका चक्रवात में यही पूछेगा, चक्रवात में जो है ना निम्न दाब के केंद्र होते हैं। हम आइए थोड़ा सा आपको चक्रवात का और डिटेल से थोड़ा सा एक टेबल के रूप में दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए आपका उष्ण कटिबंध चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और ये शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, ये टेम्परेट साइक्लोन है, ठीक है। देखिए
ऑब्वियसली देखिए उत्पत्ति इसकी कैसी होगी, इसकी उत्पत्ति अक्सर जो है ना महासागर में होती है, किसका, उष्णकटिबंधीय का। और इसका जो शीतोष्ण का उत्पत्ति जो है ना समुद्र में और ज़मीन दोनों में हो सकता है। और ये ताप जनित है और ये आंतरिक जनित, ये हवा की वजह से होता है और ये टेम्परेचर की वजह से होता है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात तभी क्रिएट होगा जब 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो, समुद्र के सतह का तापमान हो। उसके बाद देखिए मेन जो जानना है, ये जो है लगभग जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 से लेकर 30 अक्षांश के बीच में होता है, ये 35 से लेकर 65 के बीच में होता है। उसके बाद आपको बता दिया यहाँ जो है आपका ये जो इसकी उत्पत्ति लगभग अगस्त से अक्टूबर के महीने में होती है, इसका कोई निश्चित समय आपका नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहीं कहीं हरिकेन, टाइफून, फेलिन, हुदहुद नाम दिया जाता है, इसका विशेष कोई नाम नहीं है। और देखिए एक चीज़ पूछेगा, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब बनता है वताग्र या फ्रंट की कोई भूमिका नहीं। देखिए वताग्र क्या होता है, दो विपरीत हवाओं का एक समूह है, ठीक ना, ये वताग्र है। इसमें वताग्र नहीं होता, लेकिन इसमें बिना वताग्र के ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपका बन ही नहीं सकता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। एक और देख लीजिए एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात, जस्ट चक्रवात का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, साइक्लोन में निम्न वायुदाब होता है, बस आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जो जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर में जो क्वेश्चन पूछता है मैं सिर्फ वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए कुछ कुछ जलधाराएं होती है हर अलग अलग महासागर में। देखिए ये जो है आपका प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए जो मेन याद है रखना है। देखिए एक है सुसीमा की जलधारा, ये गर्म वाला है। फिर कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी वाला है। एक क्यूराइल की जलधारा, ये क्या है, ठंडी वाली है। फिर एक आप इसमें याद रख सकते हैं एल नीनो कैसी है, गर्म जलधारा है। एक हम्बोल्ट जलधारा कैसी है, ठंडी है, ये प्रशांत महासागर में चलती है। ये देखिए अटलांटिक महासागर की जलधारा है, इसमें देखिए जो याद रखना वही देखिए, फ्लोरिडा की जलधारा उष्ण है, गल्फ स्ट्रीम उष्ण है, नॉर्वे उष्ण है, लेब्राडोर ठंडी है, इर्मिंगर पूछ चुका ठंडी है, कनारी ठंडी है, बेंगोला ठंडी है, रेनल ठंडी है, फॉकलैंड ठंडी है। आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे जो हिंद महासागर में, हालांकि यहाँ तो विशेष जलधारा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ देता है एक कि सोमाली जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। एक और देखिए ये अगुहलास, ये क्या है, गर्म है। मोजाम्बिक कैसा है, गर्म है। ये आप कुछ जलधारा इसमें याद रख सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक ने समुद्र में जो लवणता होती है, लवणता पूछा जाता है। देखिए लवणता क्या है कि जो लवण जो समुद्र में नमक होता है, देखिए उसमें कौन कौन से लवण होते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बोरोमाइड, ये सारे नमक होते हैं उसमें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक जो है लवणता जो है आपका किसका है, वान झील है, तुर्की में है। सेकंड नंबर कौन है, जॉर्डन का मृत सागर है। और तीसरा नंबर पे है ये आपका अमेरिका का जो ग्रेट सॉल्ट लेक। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी पूछ चुका है सबसे अधिक किसकी लवणता है, वान झील टर्की की है, सेकंड मृत सागर का, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, ग्रेट लेक, कहाँ का है, अमेरिका का है। देखिए ये जो है ना जो है भूगर्भिक इतिहास है ज्योग्राफी का। देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछता है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। देखिए सबसे जो बड़ा होता है कल्प होता है, एरा। जैसे कि समझिए कि जैसे कि दिन है, दिन के बाद क्या होते हैं, फिर आपका घंटा होता है, फिर क्या होता है, मिनट होता है, फिर क्या होता है, सेकंड होता है। इसी तरह समझिए कल्प है, ये सबसे बड़ा। कल्प के बाद का इपोक या युग होता है, फिर क्या आता है, शक या पीरियड आता है। तो ये आपका तीन जो है ना ये टाइम लाइन है। तो आप देखिए इसमें आपको याद क्या करना है। देखिए पहला जो है ना कल्प है, प्री पैलियोजोइक, फिर है पैलियोजोइक, फिर आपका मेसोजोइक है, फिर फेनोजोइक है, और अंतिम में नियोजोइक है। तो पूछेगा क्या, सबसे अंतिम कल्प या एरा कौन सा चल रहा है, नियोजोइक चल रहा है। फिर अगर देखिए युग में, इपोक में जाइएगा, देखिए पहला यहाँ से शुरुआत है, प्रथम युग, द्वितीयक, तृतीयक, और ये कौन सा है, चतुर्थ है। चतुर्थ युग में हम लोग चल रहे हैं। और शक या अगर पीरियड पूछेगा, देखिए ये अंतिम आपको सिर्फ याद रखिए हेलोसीन है। देखिए ये आपको याद रखने का चैप्टर है, ठीक ना। बाकी यहाँ पूछेगा, जब मैं हिमालय पर्वत पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा। देखिए इसी समय जैसे कि ओलिसीन में, मायोसीन में, प्लायोसीन में यहाँ आपका जो हिमालय पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये सब आपको डेटा याद रखना होगा। देखिए ये टॉपिक सिंपली आपको याद करने का, अब कोई चारा नहीं बचा हुआ, आप इसको याद ही कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आ सकता है। अब देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है रॉक या चट्टान से। देखिए ये अपसादी चट्टान है, उससे ये बनता है मेटाफॉर्मिक फ्लेट।
सेल्फ से फ्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, चाक या डोलोमाइट से संगमरमर बन जाता है, बालू का पत्थर से क्वार्टाइट बन जाता है, कांग्लोमेरेट से बन जाता है क्वार्टजाइट बन जाता है। फिर देखिए आग्नेय से देखिए रूपांतरित क्या क्या बनता है, ग्रेनाइट से नीस बन जाता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन जाता है, बेसाल्ट से शिस्ट बन जाता है। फिर देखिए रूपांतरित हो जाता है, देखिए फ्लेट फाइलाइट शिस्ट में और ग्रेबो सरपेंटाइन में। ये आपसे मैचिंग में पूछेगा, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए ज्वालामुखी के सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं क्रेटर, क्या बोलते हैं क्रेटर। और इसी तरह एक क्रेटर है लोनार झिलियम आरास्टाम, ये ध्यान रखिएगा। और क्रेटर के ही बड़े रूप को बोलते हैं कोल्डेरा, क्या बोलते हैं कोल्डेरा। बाकी ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, एक बार आपको पॉज करके इसको एक बार याद कर लीजिए कहाँ कहाँ कौन ज्वालामुखी, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा मैचिंग में। पूरा एक बार इसको पॉज करके आप इसको एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का मरुस्थल, सहारा अफ्रीका में है, बार्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट फेंडी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया पूछ चुका है, नाफूद, हमद, रब अल खाली सऊदी अरब में है, गोबी मंगोलिया चीन में है, कलाहारी बोत्सवाना में है, टकला मकान चीन में है, फोनेरॉन कहाँ है अमेरिका और मेक्सिको में है। फिर देखिए नाबी नामीबिया में है, काराकुम तुर्कमेनिया में है, थार कहाँ है ये भारत और पाकिस्तान में है, सोमाली कहाँ है सोमालिया में, अटाकामा कहाँ है चिली में है, काइजिल कुम कहाँ है उज्बेकिस्तान में है, दस्ते लूत दस्ते कबीर कहाँ ईरान में है, और ये मोजेब या मोहाबे कहाँ है अमेरिका में है। ये देखिए हाँ, और सेरा नेवादा भी अमेरिका में, और पेंटागन या पूछ चुका है अर्जेंटीना में है। अभी जो मैं जितना भी आपको पढ़ाया ये पूरा आपका फिजिकल ज्योग्राफी था। क्या था मैं पहले आपको बता देता मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें कि लिथोस्फेयर, वायुमंडल और जनरल में पूरा देख लिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे रीजनल ज्योग्राफी। हालांकि कुछ पार्ट हमने अभी पढ़ा दिया, जैसे कि डेजर्ट पढ़ा हमने और भी कई सारे पर्वत पढ़ाते, इसमें क्षेत्रीय भूगोल कुछ कुछ हो गया है। लेकिन अब हम डिटेल में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबका हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी जो है 2 या 3 पूछ देता है। तो ये भी देखिए, जैसे अभी जो मैं आपको जो वीडियो बनाया ये हुआ कितना, ये फिजिकल ज्योग्राफी मुश्किल से आधे घंटे में हो गया है। उसी तरह अब जो है ये भी लगभग आधे घंटे हुआ, और पूरा भारत का भूगोल लगभग 1 घंटे हुआ। लगभग मेरा टारगेट ये है कि 3 घंटे 3.5 घंटे की वीडियो में आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो है एक बार रिवाइज हो जाए। और मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ, समय की कमी है इसलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। और इतना भी अगर आप कर लीजिएगा, इतना वीडियो अगर 3-4 बार देख लीजिएगा तो आपका ये सफिशिएंट तैयारी होगा ज्योग्राफी के लिए। और आप इसमें अगर बीपीएससी पूछेगा ज्योग्राफी में अगर 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, आप उसमें मैक्सिमम बनाने के काबिल रहिएगा, इतना आप विश्वास कीजिए। और फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना भी हमें वीडियो बना दिया हूँ पीछे, आप उसको एक बार प्लीज़ से प्लीज़ क्या कीजिए, देखिए, उसको स्पीड में बढ़ा के देखिए, रिवाइज कीजिए। और आप, मैं फिर बोल रहा हूँ कि टाइम को बांट के पढ़िए। अभी भी 15 दिन है, 20 दिन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी देखिए 15 दिन आपके पास पक्का है। अगर अगर 15 तारीख है तो अभी देखिए 15 दिन और है। तो आप इस 15 दिन में कोशिश कीजिए कि सारे सिलेबस का 3 बार 4 बार रिवाइज हो जाए। फिर उधर जो बचेगा आपके 5-6 दिन बचेगा, उसमें फिर से आप रिवाइज कीजिए। हालांकि मैं होगा तो एक मैं वीडियो बना दूंगा फिर से 20 दिन में कैसे पढ़ें, लेकिन फिर भी जो मैं वीडियो पहले बना दिया हूँ आप उसी को देख के उसी बेसिस पे आप अपना टाइम टेबल क्या कर बना सकते हैं और सही ढंग से तैयारी कीजिए। हम आपके साथ हैं जब तक। अभी कम से कम जो है आप मेरा वीडियो लगभग 10 से 15 दिन लगातार अभी आएगा। और जो वीडियो आएगा मेन इंपॉर्टेंट आएगा, कृपया करके आप उसको 10 मिनट या 20 मिनट समय निकाल के देख लीजिएगा। अपना पढ़ाई जारी रखिए। और किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमको कॉल भी मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी हेल्प करने को क्या हूँ, तैयार हूँ। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।